हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के ऊपर, जो कि है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को, और हमारी कोशिश रहेगी इसको इजी फॉर्म में एक्सप्लेन करने का। तो इसका फर्स्ट टॉपिक जो दे रखा है वो है डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल। पिछले यूनिट में भी हमने शेड्यूल्स के बारे में देखा था, और इस यूनिट में कुछ शेड्यूल्स है जिनका डिटेल स्टडी करना है। तो फर्स्ट है शेड्यूल जी। इसके अंदर जो भी ड्रग्स आते हैं वो क्या होते हैं, हार्मोनल प्रिपरेशन होते हैं, और उस पर जो लेवल दिया रहता है उस पर कॉशन लिखा होता है। और जब भी आप इस ड्रग्स को लेते हो विदाउट मेडिकल सुपरविजन के, विदाउट मेडिकल एक्सपर्ट के एडवाइस के, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। और इस कैटेगरी के जो ड्रग्स आते हैं वो है टेस्टोलैक्टोन। इस तरह के कुछ ड्रग्स हैं जो कि विदाउट सुपरविजन के नहीं लेना चाहिए मेडिकल एक्सपर्ट के बिना। इस तरह नेक्स्ट है शेड्यूल जे। तो शेड्यूल जे के अंदर जो ड्रग्स आते हैं, द ड्रग्स लेवल मस्ट डिस्प्ले अंडर टेक्स्ट आर एक्स। फ्रेंड्स, आर एक्स आपने बहुत सारे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा। आर एक्स इसका मतलब होता है सुपरक्रिप्शन। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है सिंबल। और शेड्यूल एच कैटेगरी के जो भी ड्रग्स होते हैं वो आर एक्स के अंदर आते हैं। और आर एक्स के अंदर है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे ड्रग्स क्या होंगे, एक मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा प्रेस्क्राइब होंगे। और इसके अंदर जो भी ड्रग्स आते हैं जैसे एल्प्राजोलम हो गया, एंड्रोजेनिक हो गया, एनाबॉलिक ऑस्टियोजेनिक ड्रग्स होते हैं, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन आते हैं, तो ये सारे ड्रग्स आपको क्या होता है, एक मेडिकल एक्सपर्ट के प्रिस्क्राइब करने पे ही मिल सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, if the schedule H also come under the purview of नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। शेड्यूल एच के अंदर कुछ ऐसे भी ड्रग्स आते हैं जो कि नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं। इट मस्ट कैरी टेक्स्ट अंदर NRX। जो भी नारकोटिक कैटेगरी के ड्रग होते हैं, नारकोटिक मतलब ऐसा ड्रग जो कि हैबिट फॉर्मिंग हो, और जैसे मॉर्फिन, कोडीन। और जब भी ये ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाएगा तो उसके आगे सिंबल NRX लगा रहता है, ठीक ना, इन रेड और लेफ्ट टॉप कॉर्नर। और उसको जब भी लिखा जाता है तो NRX को रेड लाइन से उसको घेर दिया जाता है, जो कि शेड्यूल एच के ही अंदर आते हैं। और वार्निंग दिया रहता है, टू बी सोल्ड बाई रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली ऑन द लेवल प्रोमिनेंटली। ठीक ना, तो मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर के अलावा ही ये ड्रग सोल्ड किया जाना है। इसी तरह इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है शेड्यूल एम, जिसके जो कि शेड्यूल एम को कहा जाता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक ना। तो इसके अंदर हमें ये चीज़ स्टडी करना होगा कि कोई भी फैक्ट्री हो जिसके अंदर ड्रग्स बनता है, तो वो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के से पहले उसके जो सारे इक्विपमेंट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, लैब होना चाहिए, टेस्टिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। और जो भी फैक्ट्री बनाया गया है वो एक वेल डिजाइन मैनर में होना चाहिए। सारे चेम्बर, सारे ऑफिस जो भी होते हैं वो सारे क्या होना चाहिए, एक लेवल जगह पे होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, और हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए उस सारी चीज़ों का। तो चलिए देखते, मतलब इसके अंदर टोटल है कि मतलब वेल मेंटेन होना चाहिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, टेस्ट यूनिट हो, एनालिसिस यूनिट हो, या फिर रिकॉर्ड रूम हो। जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सारे क्या होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें। इसे दे रखा है, इट इज़ डिफाइन एज द पार्ट ऑफ क्वालिटी एजूरेंस। तो क्वालिटी एजूरेंस के अंदर ही GMP आता है, which is aimed to ensure that products are consistently manufactured to the quality appropriate to their intent use। मतलब जो भी बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो इक्विपमेंट होना चाहिए वो वेल क्वालिटी का होना चाहिए। इट प्रेस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट नीड फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक ना। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ऑल डॉक्यूमेंट्स every stage of manufacturing, packing, storage, transporting, checking and testing of medical products, maintain और कीपिंग रिकॉर्ड। जो भी प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जैसे स्टार्टिंग हो गया रॉ मटेरियल का आना, ठीक ना, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, जब प्रोडक्ट्स बन गए तो क्या होंगे, वो पैक होंगे, पैक होने के बाद उसको स्टोर किया जाएगा वेयर हाउस में या फिर स्टोर रूम में।
ट्रांसपोर्ट हो गया, उसका चेकिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट के, ठीक ना, ये सारे स्टेप का क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, और जो भी उसका रिकॉर्ड है वो बना होना चाहिए। इसी तरह इसका फर्स्ट पार्ट में दे रखा है रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रीमाइसिस एंड मटेरियल्स। प्रीमाइसिस मतलब चेक करना, जांच करना, मटेरियल मतलब तो आप जानते हैं रॉ मटेरियल हो गया, इक्विपमेंट सारे हो गए। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है लोकेशन एंड सराउंडिंग, ठीक ना, तो इसके अंदर दे रखा है द फैक्ट्री बिल्डिंग शैल बी सिचुएटेड अंडर द कंस्ट्रक्ट टू अवॉइड कॉन्टामिनेशन फ्रॉम ओपन स्वेरेज, ड्रेन, डिसग्रेजेबल और इसका मतलब ये हो गया कि जो डस्ट स्मोक से भी जो भी फैक्ट्री का लोकेशन होना चाहिए और उसके आसपास क्या होना चाहिए, कॉन्टामिनेशन ना हो, इस तरह से उसको बनाया जाना चाहिए, चाहे उसका ड्रेन हो, उसके नाले हो, या फिर धूल डस्ट, कोई भी अनबॉक्सियस ऑर्डर हो, स्मोक हो, इन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए बिल्डिंग और उसके चारों तरफ। इस तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बिल्डिंग एंड प्रीमाइसिस, ठीक ना। अ बिल्डिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शैल परमिट वर्क अंडर हाइजेनिक कंडीशन। जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बिल्डिंग है उसमें जो भी काम चल रहा है वो क्या होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए, ताकि कॉन्टामिनेशन ना हो किसी भी तरह का। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंसेक्ट्स रोडेंट्स, जो क्या हो कीड़ा मकोड़ा से वो फ्री होना चाहिए। लाइट एंड वेंटिलेशन फैसिलिटी शुड बी एडिक्वेट, जो भी लाइट हो, वेंटिलेटर हो, ताकि क्या हो सारे जगह सब फ्रेश हवा आ जा सके, सारे चीज़ क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। वॉल एंड फ्लोर शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड डैम्प, जो भी वॉल हो, दीवार हो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, उसमें क्या होना चाहिए, क्रैक नहीं, कहीं भी कोई क्रैक या फिर गड्ढा नहीं होना चाहिए। प्रीमाइसेस शुड बी कॉन्फर्म विथ प्रोविजन टू द फैक्ट्री एक्ट शैल बी लोकेटेड सो एज टू। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको सारी चीज़ें मेंटेन करना है, उसके बाद क्या होगा, एक टीम आएगी जो कि प्रीमाइसिस करेगी। तो प्रीमाइसिस के कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं, जैसा कि फर्स्ट गाइडलाइन है बिल्डिंग शुड बी कंपेटिबल फॉर अदर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कैरिड आउट इन सेम प्रीमाइसिस। क्या होना चाहिए, बिल्डिंग जो होना चाहिए वो कंपेटिबल होना चाहिए किसी भी दूसरे तरह के मैन्युफैक्चरिंग लॉट के लिए। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस शुड बी एडिक्वेट फॉर प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल टू अवॉइड मिक्सअप कंटामिनेशन रिस्क ऑफ डिफरेंट ड्रग्स एंड कंपोनेंट। क्या होना चाहिए, बिल्डिंग में हर जगह क्या ना प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ताकि जो ड्रग्स मटेरियल रखा जाए एक जगह उसी रूम में दूसरे जगह, तो उसके बीच आपस में कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, एक फिक्स डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक ना। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है डिजाइन कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। इस तरह से बिल्डिंग का डिजाइन किया जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और उसको इस तरह से मेंटेन रखना है ताकि उसमें क्या हो, कोई भी इंसेक्ट या फिर रोडेंट्स का एंट्री ना हो। इंटीरियर सरफेस शैल बी स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम क्रैक, जो भी अंदर का सरफेस हो क्या होना चाहिए, क्रैक से फ्री होना चाहिए, सारे एकदम मेंटेन रहना चाहिए। परमिट इजी क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, और उसको हमेशा क्या करते रहना है, क्लीन करते रहना है, ताकि वो डिसइंफेक्शन की तरह रहे। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है द फ्लोरिंग shall be smooth and even and shall be such as not to permit irritation or accumulation dust और वेस्ट प्रोडक्ट। क्या होना चाहिए, उसका फ्लोर पूरा साफ, जब साफ है तो फिर क्या होना चाहिए, वहाँ पे डस्ट के जमा नहीं होगा, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जमा होने नहीं देना, तो एक टाइम इंटरवल के बाद सफाई होते रहना है। बिल्डिंग शुड हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज, बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, प्रॉपर नाला होना चाहिए, सैनिटरी फिटिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिक्स जो सप्लाई है, रेफ्रिजरेटर शैल बी प्रॉपर एंड सेफ, मतलब सारी चीज़ों को सेफ रहना है ताकि अपना क्या हो, प्रोडक्ट कॉन्टामिनेटेड ना हो किसी भी छोटे चीज़ से, या फिर किसी भी तरह से क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कंटामिनेशन नहीं होना है। प्रॉपर फायर सेफ्टी रखना है में, ठीक ना, प्रॉपर एग्जिट शुड बी इन देयर, ताकि कोई सा भी इक्विपमेंट में आग वगैरह लग जा रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फायर सेफ्टी होना चाहिए, और लोगों को वहाँ से सामान को निकालने के लिए प्रॉपर एग्जिट आपको बनाना होगा। ड्राइंग स्पेस फॉर रॉ मटेरियल जहाँ रखा जा रहा है वहाँ क्या होना चाहिए, प्रॉपर ड्राई होना चाहिए, वो जगह स्पेसियस होना चाहिए, और इस तरह से मटेरियल को रखना है ताकि वो सेपरेट हो। एंड मेजर शुड बी डन प्रिवेंट
ऑन फ्लाई, इंसेक्ट और डस्ट से, क्या मक्खी हो गया, कीड़ा मकोड़ा से उसे सेफ रखना है। इस तरह इसमें नेक्स्ट पॉइंट हो गया वाटर सप्लाई। तो जो वाटर ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं, वाटर सप्लाई शुड बी प्योर एंड पोर्टेबल क्वालिटी। वाटर क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, उसका क्वालिटी एकदम मेंटेन होना चाहिए, पोर्टेबल हो। एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ वाटर फॉर वेस्टिंग द प्रीमाइसिस शैल बी मेड, ठीक ना। इस तरह नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। हम जो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो भी वेस्टेज निकलता है तो उसे किस तरह से डिस्पोज करना है, तो उसे इस तरह से डिस्पोज करना है ताकि वो क्या हो जाना चाहिए, उसका जो भी रेडिएशन निकल रहा हो या फिर किसी भी तरह का गंध वगैरह ना फैले। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है डिस्पोजल ऑफ स्वेज एंड इफ्लुएंट्स फ्रॉम द फैक्ट्री शुड बी एज पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो भी गाइडलाइंस दे रखे हैं डिस्पोजेबल को ऑफ वेस्टेज को लेकर, उसको मेंटेन करना है। ऑल बायो मेडिकल वेस्टेज शुड बी डिस्ट्रॉय एज पर बायोमेसाइडल वेस्टेज मैनेजमेंट रूल 1996। जो भी हमारे डिस्पोजेबल होते हैं बायोमेडिकल, उससे इस तरह से उसके लिए जो गाइडलाइंस बनाया गया है उस बायोमेडिसियल वेस्टेज मैनेजमेंट रूल 1996 के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको डिस्पोज करना है, ठीक ना। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, आप देख लेना। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टोर क्या कैसे मेंटेन करना है। तो स्टोर मेंटेन करने के लिए अपन को स्टोर शुड बी हैव एडिक्वेट स्पेस। क्या है, सबसे पहले स्टोर रूम का स्पेस एक मेंटेन होना चाहिए, काफ़ी होना चाहिए। फॉर इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेटली स्टोर रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल एंड फिनिशिंग प्रोडक्ट। ताकि उसमें जो भी स्पेस इतना होना चाहिए कि उसमें आप सारे रॉ मटेरियल हो गए और पैकिंग मटेरियल या फिर फिनिश प्रोडक्ट को क्या सेपरेटली स्टोर किया जा सके। वर्किंग स्पेस नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक ना। तो वर्किंग स्पेस भी क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, ताकि सारे इक्विपमेंट एक सेपरेटली फिक्स हो और जो भी स्टाफ उसके अंदर काम कर रहे हैं वो उनके बीच भी डिस्टेंस बना रहे हैं, इस तरह से होना चाहिए ताकि कंटामिनेशन ना फैले। इसी तरह है स्टाइल प्रोडक्ट। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टाइल प्रोडक्ट सेपरेटेड इनक्लोज एरिया शैल बी प्रोवाइड with the airlock system for the entry and shall be essentially dust free and ventilated with the air supply for areas where the aseptic manufacturing has to be carried out। जो भी स्टाइल प्रोडक्ट हो वो जहाँ पे उनका यूज हो रहा है, ठीक ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इनक्लोज रूम होना चाहिए ताकि क्या हो, किसी भी चीज़ का एंट्री ना हो। एयर लॉक सिस्टम होना चाहिए वो स्टाइल प्रोडक्शन एरिया के अंदर, और वो वेंटिलेटेड भी होना चाहिए ताकि एयर एसेप्टिक एयर का आना जाना हो। और उसमें जो सबसे बड़ी बात होती है उसमें जो फिल्टर लगा हो वो HEPA फिल्टर। ये HEPA फिल्टर एक वेल क्वालिटी का फिल्टर है जो कि 99.99% प्योर हवा को ही अंदर आने देता है। तो जो भी स्टाइल प्रोडक्शन हो वहाँ कौन सा फिल्टर लगा होना चाहिए, HEPA फिल्टर, ठीक ना। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है the entire surface in the manufacturing area shall be designated to facilitate cleaning and disinfection। जो भी उसका इंटायर अंदर का एरिया हो वो हमें क्या करना है, चूँकि ये स्टाइल प्रोडक्शन है यहाँ, तो इसके लिए हमें उसे डिसइंफेक्टेड रखना है और क्लीन रखना है। रूटीन माइक्रोबियल काउंट टू फैसिलिटेट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, एक रूटीन की तरह बनाना है और उसी तरह उसको क्या करना है, क्लीन करना है और डिसइंफेक्शन को मेंटेन करते हुए चलना है। रूटीन माइक्रोबियल काउंट्स ऑफ ऑल स्टाइल एरिया शैल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक रूटीन जिस तरह से बना है, जो स्टैंडर्ड पैरामीटर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन को वो जो स्टाइल एरिया है उसको क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक ना। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कंटेनर क्लीनिंग, ठीक। इसमें है वॉशिंग, क्लीनिंग एंड ड्राइंग सेक्शन ऑफ कंटेनर सच एज बोटल्स, वेल्स एंड जार्स should have adequate arrangement and should be separated from manufacturing operation। जो भी कंटेनर है उसे क्या करना है, हमें वॉश करना है और उसके बाद क्लीन करना है और क्लीन आफ्टर क्लीनिंग उसे ड्राई करना है। जैसे कि कंटेनर हो गया आपका बोतल,
पेल्स या फिर कोई सा भी जार, तो उसे क्या करना है, सबसे पहले तो वॉश करना है, क्लीन करना, और आफ्टर क्लीनिंग उसे क्या करना है, ड्राई करना है, ठीक है ना। और उसे सेपरेट रखना है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से, जो क्लीनिंग अपार्टस है, कंटेनर है, उसे सेपरेट रखना है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनरी। इसके अंदर दे रखा है हमें, टू कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एडिक्वेट मैकेनरी एंड इक्विपमेंट रिक्वायर। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई सा भी काम करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडिक्वेट मैकेनरी और इक्विपमेंट चाहिए होता है, ठीक ना। देज मैकेनरी कुड बी मैनुअली ऑपरेट और सेमी ऑटोमेटिक। वो क्या होते हैं, या तो खुद से ऑपरेट होते हैं या फिर सेमी ऑटोमेटिक इक्विपमेंट सारे होते हैं, और फुल्ली ऑटोमेटिक भी होते हैं, बेस्ड अपॉन नीड्स एंड इन्वेस्टमेंट। वो डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है और आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं ये सारे इक्विपमेंट, या तो मैनुअली ऑपरेट होते हैं, या फिर सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है रॉ मटेरियल। तो जीएमपी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें रॉ मटेरियल को कैसे मेंटेन करना है, वो सारी पॉइंट दे रखा है। The license shall be kept on inventory for all the raw material to be used at any stage of manufacturing of drugs and maintain the record as per schedule U। हमें जो भी रॉ मटेरियल लेना है वो क्या है, लाइसेंस के थ्रू लेना है, या फिर हमें वहाँ से लेना है जो कि वेंडर हो, वो क्या हो, लाइसेंसी वेंडर से ही लेना है जो भी रॉ मटेरियल। और शेड्यूल यू के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं रॉ मटेरियल को लेके, तो हमें इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर ट्रस्टी वेंडर से ही रॉ मटेरियल परचेज करना है। ऑल सच रॉ मटेरियल विल बी, देखिए सारे रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड देयर कंटेनर एग्जामिन फॉर डैमेज एंड असाइन कंट्रोल नंबर। क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें उसे पहचानना है जो मटेरियल हमारा लिस्ट में है वो है या नहीं। उसके बाद जो कंटेनर है उसको चेक करना है, ठीक ना। चेक करने के बाद हमें उसका नंबर को चेक करना है, ठीक। उसके बाद स्टोर एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब आप सारी चीज़ों को चेक करके आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हो तो उसको क्या करना है, हमें एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे रखना है। और टेम्परेचर मेंटेन है तो ऑब्वियसली बात है हमें ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करना हो, क्योंकि ये क्या है, केमिकल प्रोडक्ट है, या फिर ये तो एक्सेस टेम्परेचर पे भी ख़राब हो जाएगी, या फिर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी उसकी वजह से भी, या फिर ज़्यादा कोल्ड स्टोर करेंगे तो भी ये ख़राब हो सकती है। इसीलिए हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को जैसे प्रोडक्ट का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेंटेन रखना है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है इसका कॉन्स्पिक्वेंसली लेवल indicating the number of material, control number of manufacturing and level under test और approved rejected। ये सारी चीज़ों को हमें देखना है, इसका कंट्रोल नंबर मैच करना है, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड भी लेवल्ड होना चाहिए वो सारे अंडर टेस्ट, ठीक ना। उसके बाद हम उसको अप्रूव करेंगे, या फिर जब सारी चीज़ें मेंटेन रहेंगे तो उसे अप्रूव कर लेना है, और जो मेंटेन नहीं है उसे रिजेक्ट कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टमेटिकली सैंपल विल बी क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल। जो भी उसके बाद जब सैंपल आप स्टोर कर लियो तो वहाँ क्या होगा, कोई पर्सन जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का है वो जाएगा और सबको चेक करेगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है टेस्टेड फॉर कॉम्प्लिकेंस विथ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो भी टेस्ट प्रोसेस अपन को अपनाना है वो क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट को ही लेना है, और जो स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं कर रहा है जो भी प्रोडक्ट जो कि हमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसको रिजेक्ट कर देना है। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट है रिलीज फ्रॉम क्वारंटाइन बाय क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल थ्रू रिटन इंस्ट्रक्शन। जो प्रोडक्ट आया बाहर से, जो भी रॉ मटेरियल हमने मंगवाया उसे क्या करना है, क्वारंटाइन करना है, और वहाँ पे आफ्टर क्वारंटाइन क्या हुआ, क्वालिटी कंट्रोल का टीम जाएगा और सारे प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग उसे चेक कर लेगा, और जो क्या है मतलब स्टैंडर्ड पैरामीटर के अंदर आ रहा है उसे रखना है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देना है। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द स्टॉक रोटेशन इज सो ऑर्गेनाइज दैट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ठीक है ना। सारे स्टोर
रोटेशन का मेंटेन इस तरह से करना है कि प्रोडक्ट आ रहा है यूज हो रहा है, आ रहा है यूज हो रहा है, उसे लंबे समय तक हमें स्टोर नहीं करना है। इस तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, द ऑल रिजेक्टेड मटेरियल आर conspicuously identify and are destroy or returned or टू द सप्लायर एज सून एज पॉसिबल। जो भी मटेरियल क्या है, रिजेक्टेड मटेरियल है, उसे हमें या तो डिस्ट्रॉय कर देना है या फिर रिटर्न कर देना है किसी सप्लायर से जिससे हमने प्रोडक्ट लिया, जितना जल्दी हो सके उतना। रिकॉर्ड मेंटेन ऑफ देयर, और उसका हमें रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं, जैसे इक्विपमेंट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड, डिजाइन, इंस्टॉल एंड मेंटेन टू। जो भी हम इक्विपमेंट मंगा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, ठीक ना, वो क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टेड है करना है उसे, फिर उसे डिजाइन करना है और इंस्टॉल मेंटेन कुछ इस प्रकार से करना है ताकि जो अचीव ऑपरेशनल इफिशियंसी टू अटेंड डिजायर क्वालिटी। हमें जो भी ऑपरेशन करना है, वो जो भी इस मशीन के थ्रू हमें मैन्युफैक्चरिंग में काम लेना है, वो क्या होना चाहिए, उसका इफ़िशियंसी मतलब जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके बना सके, डिजायर क्वालिटी और ज़्यादा बनाए, और क्वालिटी भी क्या हो मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि हम प्रोडक्ट ज़्यादा बना रहे तो धीरे धीरे उसका क्वालिटी बिगड़ता जा रहा है, ये नहीं करना है। इसी तरह नेक्स्ट है प्रिवेंट फिजिकल, केमिकल एंड साइकोकेमिकल चेंज थ्रू सरफेस कॉन्टैक्ट। जो भी मशीन है उसके क्या है, उसका सरफेस पे हमें रोकना है फिजिकल कांटेक्ट से, या कोई भी लेबर जो काम कर रहा है वो मशीन में ज़्यादा टच ना हो, इक्विपमेंट में ज़्यादा वो के कांटेक्ट में वो ना रहे, और कोई भी केमिकल हो या फिर साइको केमिकल के कांटेक्ट से इक्विपमेंट को हमें क्या करना है, बचाना है। प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन फॉर द इक्विपमेंट लाइक लुब्रिकेंट इटिसन। या इक्विपमेंट को हमें या फिर जो भी केमिकल सब्सटेंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज हो रहा है उसके चिपकने से बचाना होगा। जैसे लुब्रिकेंट कैटेगरी के अंदर जो भी केमिकल्स आते हैं उसको, ताकि मशीन में वो चिपका ना रह जाए, ताकि दूसरा प्रोडक्ट जाले डाल रहे हैं और उसके साथ वो रिएक्शन करके कुछ और बन जाए। इसी तरह इसी से हमको क्या करना है, उसे रोकना है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसका, प्रिवेंट ऑफ प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट लाइक लुब्रिकेंट, ठीक ना, ये तो हो गया। फैसिलेट थ्रू क्लीनिंग वेयर एवर नेसेसरी, और हमें मशीन्स को जितना ज़रूरत है उतना हमें उसे साफ रखना है, क्लीनिंग करते रहना है। मिनिमाइज एनी कंटामिनेशन ऑफ ड्रग एंड देयर कंटेनर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के समय जो भी ड्रग्स का कंटामिनेटेड हो रहा है इक्विपमेंट को, उसे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना कम करना है हमने, ठीक ना। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट भी दे रखा है, इक्विपमेंट यूज फॉर critical step in progress shall be maintained by device capable of recording the parameter or with the drone system indicate malfunction, ठीक ना। डिवाइस this device shall be calibrated and tested and recorded of thereof shall be maintained। जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं क्रिटिकल स्टेप में, उसे हमें क्या करना है, कैलिब्रेट करते रहना है, टाइम पे उसे टेस्ट करना है, अपार्टस को टेस्ट करते रहना और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, ठीक ना। फ्रेंड्स, बैच मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई सा भी बैच में आप सैंपल बना रहे हो, बैच ए बी सी जो भी हो, तो हर बैच का 2 सैंपल बनाना है और उसमें 2 सैंपल को सेपरेट रखना है। एक सैंपल को आपको टेस्ट के लिए भेज देना है लेबोरेटरी, और दूसरा सैंपल को आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर वेयर हाउस में ही स्टोर करके रखना, ताकि जब आपका प्रोडक्ट, जिस बैच का प्रोडक्ट क्या हो मार्केट में जाए और वो उस बैच के प्रोडक्ट से कोई सा भी कंप्लेन आ जाए, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो सैंपल पड़ा है उसे आप टेस्ट करोगे कि आपका मार्केट में निकाला हुआ प्रोडक्ट रियली में ख़राब तो नहीं हो गया है। इसीलिए 2 उसका सैंपल स्टोर करके रखा जाता है। इच बैच और उसका रिकॉर्ड हमें क्या करना है, मेंटेन करना है प्रॉपर मैनर में। इच बैच रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन इरिस्पेक्टिवली ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर क्लासिक, ठीक ना। इसका सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द काउंट ऑफ द लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर quantity obtained from the store, test conducted during the various stage of manufacturing like taste, color, physical characteristic and chemical test are may be necessary to be indicated in the drug and cosmetic। जो भी
गाइडलाइंस दे रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर या फिर रॉ मटेरियल को लेकर, जो आप मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसको उसका सारी चीज़ें, जैसे कि आप प्रोडक्ट का टेस्ट हो गया, उसका कलर हो गया, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, केमिकल टेस्ट, सारी चीज़ों को हमें मेंटेन करना है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इस गाइडलाइन को दे रखा है। These tests may be include any in-house or pharmacopoeial test adopted by the manufacturer in the raw material और द प्रोसेस मीडिएटेड फिनिश प्रोडक्ट। सारे क्या करना है आपको, इसे हाउस में करना है और फार्माकोपियल टेस्ट जो भी गाइडलाइंस दे रखा है उसे हमें फॉलो करना है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वो है मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरह नेक्स्ट है मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। फ्रेंड्स इसमें कुछ पॉइंट दे रखा है उसे आप देख लेना। इसमें नेक्स्ट है मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। तो मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड एक मतलब जैसे आप कह सकते हो कि आपने कुछ प्रैक्टिकल में किया हुआ था, जैसे एक टेस्ट सैंपल आता है, एक रेफरेंस सैंपल आता है, उसी तरह इसमें क्या है एक मास्टर फार्मूला जो होता है एज लाइक है, जैसा कि वो रेफरेंस मटेरियल जो होता है वो उसी की तरह होता है। इसमें कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं उसको लेकर आप देख लेना। इसी तरह नेक्स्ट है हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटेशन एंड हाइजेनिक वर्कर्स। जो भी वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका हमें हेल्थ को चेक करना है टाइम पे, ताकि उसे कोई कंटामिनेशन के कारण उसे कुछ हुआ तो नहीं है। उसको क्या करना है, लेबर को सैनिटेशन में रहना है, ताकि उसके थ्रू कोई भी कंटामिनेशन, कोई भी तरह के इन्फेक्टेड ना हो। जब वो बाहर से आए और अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाए तो सबसे पहले उसे सैनिटेशन के प्रोसेस से निकलना होगा, ठीक है ना। और ये सारे ये इक्विपमेंट या फिर मशीन्स के थ्रू होते हैं। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है हाइजीन ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स को क्या रखना है, उसका हाइजीन मेंटेन रखना। ये नहीं जो वर्कर्स जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं उसे कोई भी इन्फेक्शन या फिर एलर्जिक डिजीज हो, वो अंदर जाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चला जाए और खुजलाते रहे, या फिर उसे कोई ऐसा घाव हो जो कि फैलने वाला हो और वो क्या हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहा, तो ताकि इस सब से क्या होगा, मेडिसिन का कॉन्टामिनेशन बढ़ जाएगा और हमें यही चीज़ होने नहीं देना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ऑल वर्कर शुड बी हेल्दी एंड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कॉन्टाजेनियस डिजीज। सारे वर्कर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं वो क्या हो, हेल्दी हो और उन्हें कोई सा भी फैलने वाला कॉन्टामिनेस डिजीज ना हो। प्रॉपर यूनिफॉर्म शुड बी प्रोवाइड टू वर्कर। जो भी वर्कर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए काम कर रहा है उसे क्या होना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म देना चाहिए वर्कर्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क एंड क्लाइमेट। किसके तरह देना है, आप जिस तरह से काम, जिस तरह का काम करो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर देना है, या ये ड्रेस मेंटेन रखना है। यूनिफॉर्म इंक्लूड क्लोथ और सिंथेटिक कवरिंग ऑफ हैंड्स। क्या करना है, यूनिफॉर्म क्लोथ को आपको देगा जैसे, और आपको हैंड्स को कवर करना है, फिट एंड हेड वेयर रिक्वायर। इसी तरह से कुछ इसमें पॉइंट दे रखा है उसे आप देख लेना, कुछ खास नहीं है ये। उसके बाद है मेडिकल सर्विस, ठीक ना। तो एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट एड शुड बी प्रोवाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके लिए क्या करना है, एडिक्वेट फैसिलिटी उसे प्रोवाइड करना है जो कि उसे ज़रूरत है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर्स एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियडिकल चेकअप शुड बी कंडक्ट एट लीस्ट 1 in ईयर और प्रॉपर रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन। जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, उन्हें साल में कम से कम एक बार क्या करना है, उसे उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, जो जिस बैच का प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हो, वो सारे उसका जो भी हो उसे रिकॉर्ड उसका मेंटेन रखना है, ठीक ना। उसका बैच का एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसके में जो केमिकल इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो सारी चीज़ें इसी डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन रखना है। उसके बाद है रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेन। इसके अंदर जो आप जिस बैच का प्रोडक्ट मार्केट में आपने सेल करा है तो उस प्रोडक्ट को लेकर जो कंप्लेन आया है उसे भी क्या करना है, एक मेंटेन करके रखना है उसका रिकॉर्ड भी, ठीक ना। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्वालिटी कंट्रोल। इसमें दे रखा है अ मैन्युफैक्चरर कैन बी सेटअप ऑन क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन और टेस्टिंग कुड बी डन थ्रू द गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी। गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी के जो भी गाइडलाइन दिए उसके अकॉर्डिंग सारे मैन्युफैक्चरर को क्या करना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल ये डिपार्टमेंट रखना है, ठीक ना। उसके लिए रिक्वायरमेंट में दे रखा है रिक्वायरमेंट एंड प्लांट
रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट है उस प्लांट के लिए। सबसे पहले दे रखा है एरिया, बेसिक इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड मिनिमम 30 स्क्वायर फीट, ठीक ना, फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग अप टू 60 स्क्वायर मीटर। सिक्स, जो भी आप मिनिमम जो स्पेस होना चाहिए बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए मशीन का, वो 30 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, और टैबलेट के लिए कितना दे रखा है 60। एंसिलरी एरिया जो है उसका वो 10 स्क्वायर मीटर में होना चाहिए, ठीक ना। इस तरह इक्विपमेंट में दे रखा है कोलाइडल मिल, मिक्सिंग एंड स्टोरेज, जो भी इक्विपमेंट यूज होते हुए क्या होना चाहिए, आप या फिर टैबलेट फॉर्मेशन के लिए लो, कैप्सूल के लिए लो, या फिर ये सिरप या फिर किसी भी तरह के लिक्विड प्रिपरेशन के लिए, तो क्या होना चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना। पॉलिश उसका जो भी हो, सरफेस हो वेल पॉलिश हो, डिसइंफेक्टेड हो, ये सारी चीज़ें हम इक्विपमेंट को लेकर जो भी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट को मेंटेन करके रखना है। इस तरह दे रखा है पार्ट्स ऑफ शेड्यूल एम, शेड्यूल एम के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट 1 में डिस्क्राइब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर प्रीमाइसिस एंड मटेरियल। पार्ट फर्स्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है, मतलब बताता है किसको लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर या फिर प्रीमाइसिस को ऑफ मटेरियल को लेकर, ठीक है ना। इस तरह पार्ट फर्स्ट का ए दे रखा है, डिस्क्राइब द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टाइल प्रोडक्ट, स्टाइल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होते हैं उसको पार्ट ए क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। इस तरह पार्ट बी है, डिस्क्राइब द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओरल सॉलिड फॉर्म कैप्सूल एंड टैबलेट, ठीक है। तो इसका पार्ट बी जो है वो क्या कर रहा है, पार्ट ए तो कर रहा है हमें स्टाइल प्रोडक्ट को लेकर सारी चीज़ों को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है उससे मेंटेन कैसे करना है उसको बताता है। पार्ट बी जो है वो ओरल फार्मूलेशन को के लिए जो भी मेन रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए उस प्रोडक्ट का, उसको बताता है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट फर्स्ट का सी, डिस्क्राइब द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओरल लिक्विड प्रिपरेशन, जो भी होते हैं सिरप हो गए, इलेक्जियर हो गए, इमल्सन एंड सस्पेंशन, उसको बताता है। पार्ट 1 का डी बताता है डिस्क्राइब द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू टॉपिकल प्रोडक्ट्स, जो भी होते हैं आपके स्किन पे लगाने वाला, जैसे क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट, पेस्ट, इमल्सन, लोशन, तो इसके बारे में 1 का डी बताता है। पार्ट फर्स्ट का ई बताता है डिस्क्राइब द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटेरियल डोज इनहेलर्स, जो भी इनहेलर्स यूज होते हैं, जैसे आप ये टीबी के पेशेंट के लिए में मैक्सिमम ज़्यादा होते हैं, या फिर बहुत सारे इनहेलर्स यूज होते हैं, उसके लिए जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो पार्ट 1 का ई बतलाता है। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द अदर एसोसिएट कोड सच एज दोज गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एंड गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, सब सारी चीज़ें इसी के अंदर आता है। इस तरह शेड्यूल एम है फ्रेंड्स, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे शेड्यूल एम, ठीक ना।